व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जानता हूं बहुत लंबा गैप हो गया, बीच में सीयूईटी का फॉर्म भी आ गया, काफी चीजें हो गई, तो अब फाइनली हम कंटिन्यू करेंगे, पूरा सिलेबस खत्म करेंगे इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का, अकाउंटेंसी का, और इंग्लिश तो ऑलरेडी करा चुकी है नेहा मैम। अब मैं इसके साथ साथ रीजनिंग भी स्टार्ट करूंगा, किसके लिए? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा आपका जीएटी सीयूईटी का, और जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस में तो सीयूईटी वो रीजनिंग आएगी। तो अब यहां से प्रिपरेशन लगातार चलेगी। अब आज के बाद 2 या 3 दिन का गैप होगा, फिर उसके बाद हर एक दिन के गैप पे एक पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और रीजनिंग का, और सॉरी बिजनेस का। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज देखो सीयूईटी के फॉर्म तो आ गए, अभी बहुत चीजें होनी है, एडमिट कार्ड आना है, इंटीमेशन स्लिप आनी है, सिलेबस चेंज को लेकर कुछ बात अगर होती है तो, एलिजिबिलिटी को लेकर कुछ होता है तो, जामिया के फॉर्म्स अभी तक आए नहीं है, बहुत चीजें हैं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे चैप्टर को पढ़कर नहीं आए हैं उन्हें बहुत दिक्कत होने वाली, बिकॉज मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने बैठा हूं। आपको डिटेल में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहां नहीं मिलेगा, एटलीस्ट एक वन शॉट देख कर आओ, फिर यहां प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट? पहले तो चैप्टर का नाम आपको पता है क्या है? गवर्नमेंट बजट एंड क्या नाम था, खुद ही भूल गया मैं। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, तो थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के लिए, या ऑल ऑफ द अबव? देखो, मैं जितने बच्चे मुझसे पढ़ते आ रहे हैं उन्हें पता होगा इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज मैं क्या करता हूं, अगर आपसे किसी चीज का ऑब्जेक्टिव पूछा या बेनिफिट पूछा तो मैं क्या करता हूं, मैं सारे ही ऑब्जेक्टिव लिख देता हूं ताकि आपको सारे याद हो जाए। आपके पेपर में ये सारे नहीं आएंगे, आपको ऑल ऑफ द अबव जल्दी आंसर में नहीं मिलेगा, आपको इनमें से कोई एक मिलेगा, बट आप इन सबको याद कर लो ताकि पेपर में जो भी आए आप कर सको। आगे बढ़ते थोड़ा फास्ट करेंगे। द अमाउंट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज नोन एज। गवर्नमेंट के जो टैक्स और ड्यूटी के नाम पे जो पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वो हमारी टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट का इनमें से क्या एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? अब इस क्वेश्चन में आंसर जो भी होगा उसके अलावा जो 3 चीजें हैं वो क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है, तो आपको उन्हें भी याद करना है, क्वेश्चन को पूरा निचोड़ के चलना है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन बजट का काम नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो बजट का काम होता है। What does a government budget represent? गवर्नमेंट बजट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, मतलब हमारा सही में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमने कमाया, कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, ये सब दिखाता है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू भी दिखाता है और एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स भी दिखाता है। तो वो दिखाता है एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एक्चुअल कुछ भी नहीं होता, बजट बनाया है कि भैया हम इस साल में इतना खर्चा करेंगे, इतना हमको इनकम होगा। अभी से कैसे बताते हैं एक्चुअल क्या होगा? तो हर चीज एस्टिमेशन होती है। बजट तो हम अगले साल के लिए बनाते हैं ना, मतलब आने वाले साल के लिए। कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स आर एग्जांपल ऑफ विच टैक्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनके अंदर क्या क्या आता है आपको याद करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे उठ के आने हैं। तो ये दोनों टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, इसको आप अपने एक बंदा दूसरे पे नहीं डाल सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनमें से क्या इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो एक बंदा दूसरे बंदे पे ट्रांसफर कर सकता है। तो ये आपका एक्साइज ड्यूटी होती है, ये मैं आपसे चार्ज करूंगा, आप अगले से चार्ज कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट? इनमें से क्या गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट्स हैं? रिकवरी ऑफ लोन क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। बोरोइंग क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। तो मैंने बताया, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि ऐसे में आंसर में रखता हूं ऑल ऑफ द अबव, ताकि आप जान सको कि भैया क्या क्या कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है। आगे बढ़ते हैं। डेफिसिट बजट refers to that situation in which government's budget expenditure is। डेफिसिट बजट जो होता है वो उस सिचुएशन को रिफर करता है जिसमें गवर्नमेंट बजट का एक्सपेंडिचर क्या होता है। लेस देन इट्स बजट रिसिप्ट, डेफिसिट कब आएगा? रिसिप्ट से कम हो जाएगा या रिसिप्ट से ज्यादा हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा? भाई अगर आपका खर्चा आपके रिसिप्ट से ज्यादा हो गया, मतलब भाई जितना कमाने का जुगाड़ नहीं उससे ज्यादा खर्चे का जुगाड़ है, तो आप डेफिसिट में चल रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट? इनमें से क्या गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो बच्चों ये सारे ही गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं ऐसे में आंसर ऑल ऑफ द अबव ही रखता हूं ताकि आप ये सारे ऑप्शंस को जान सको। पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो, रट लो, दिमाग में बैठा लो। हु इशूज, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो, पेपर में आना ही आना है। इकोनॉमिक्स का तो आएगा ही आएगा भैया, ये जनरल टेस्ट के पेपर में भी आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
1 रुपए का नोट कौन इशू करता है? इसका आंसर 99% बच्चे गलत देते हैं, बिकॉज हमारे इंडिया में सारे नोट्स जो है वो आरबीआई इशू करती है। लेकिन दिस इज एन एक्सेप्शन, 1 रुपए का नोट आरबीआई इशू नहीं करती है बच्चों। 1 रुपए का नोट जो है वो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया करती है। अब यहां पर आंसर कुछ भी हो, हाँ वही है, मैंने कहा था ना कि 1 रुपए का नोट जो है आपका, 1 मिनट गाइस सॉरी, हाँ 1 रुपए नोट क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, जिन क्वेश्चंस को मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं ना, उन्हें बहुत ध्यान से कर लेना, बिकॉज मैं 2-3 साल से एडमिशन प्रोसीजर में, मुझे पता है पेपर कैसे आता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान रखना। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे बीबीए बीकॉम को टारगेट कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से, उनके लिए मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई। कोई भी बच्चा ये गलती मत करना कि हम तो सिर्फ पढ़ के चले जाएंगे, पेपर निकाल लेंगे। मेरी मॉक टेस्ट सीरीज 100% परचेज करो, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया है मॉक टेस्ट परचेज करने का। बच्चों उसको जरूर बना लेना, उस मॉक से पूरा पैटर्न आपका सेम रहेगा। बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली उठकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 299, सिर्फ और सिर्फ, मतलब आपका 1 महीने का खर्चा भी नहीं होगा। इतनी कम फीस में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता मैंने दिखाया। बहुत मेहनत लगी उसे बनाने में, महीनों से हम लगे हुए थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भर दिया है, और आप देखोगे आपके पेपर में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो समझ लो कि वो कुंजी है जिससे आपका पेपर आने वाला है। तो उस मॉक टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करो, कोई भी मिस मत करना, मौका अपने हाथ से मत गवाओ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। और बिना मॉक बनाए एमसीक्यू पेपर नहीं निकलते। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फीस एंड डिविडेंड्स इज नोन एज। इंटरेस्ट, फीस और डिविडेंड, इन ये तीनों तरीके से जो गवर्नमेंट पैसा लेती है वो क्या है? वो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, या नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है? तो भैया ये कोई टैक्स थोड़ी है, इंटरेस्ट फीस या डिविडेंड टैक्स थोड़ी है, बट ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। विच अच्छा, इस चैप्टर में आगे जाकर बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, असर्शन रीजनिंग में बहुत ज्यादा समझाने का नहीं होता, तो मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, आपको खुद समझना है, उसका आंसर करना है। मैं हल्का फुल्का बस हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। गवर्नमेंट का कौन सा विच ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन बाय द बजट। गवर्नमेंट बजट बनाकर अपने कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने का, रीजनल डेवलपमेंट कराने का, या इनकम और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन करने का? तो बच्चों यहां पर भी आंसर ऑल ऑफ द अबव है। पेपर में ऐसा नहीं होगा, तीनों पॉइंट्स याद कर लो, इनमें से कोई एक ही दिखेगा आपको ऑप्शंस में, तो रट लो अच्छे से, ठीक है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोइंग इन द गवर्नमेंट बजट इज। गवर्नमेंट बजट में जो बोरोइंग है वो क्या है? वो रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, या डेफिसिट इन टैक्सेस है? तो फिस्कल डेफिसिट में आता है बोरोइंग। ये सब याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां से स्टेटमेंट शुरू होगी, फटाफट से आपको हिंदी में समझाता चलूंगा, आपको खुद से आंसर करना है। बजट इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड टू अवॉइड बिजनेस फ्लक्चुएशन टू अकम्प्लिश द एम ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बजट को है, जैसे बिजनेस में फ्लक्चुएशन आती है, कभी खर्चा ज्यादा होगा, कभी कम हो गया, प्रॉफिट ज्यादा हुआ, कम हुआ, उन सबको अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी बजट जरूरी है कि हमने इतना बजट डिसाइड किया, हम इसी हिसाब से काम करेंगे, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट था। पॉलिसी सच एज डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन एंड एक्सेस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन असिस्ट इन बैलेंसिंग द प्राइस इन द कंपनी। अगर डिफ्लेशन का टाइम चल रहा है, चीजें महंगी नहीं, चीजें सस्ती हैं, वैल्यू गिर रही है हर चीज की, उस टाइम पे आप डेफिसिट बजट बनाते हो। अगर इन्फ्लेशन है, सब कुछ बहुत महंगा हो गया, आपकी रीच से बाहर जा रहा है, तो आप उस टाइम एक्सेस बजट बनाते हो। तो ये दोनों ही चीजें करी गई हैं प्राइसेस, इकोनॉमी में प्राइसेस को बैलेंस करने के लिए, जो कि क्लियरली दिख रहा है। तो यहां तो मुझे दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। आगे देखते हैं। जी हाँ, बोथ 1 and 2 करेक्ट। इस वाले मैंने आंसर बता दिया, आगे से मैं आंसर्स नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट डेफिसिट कैन बी डिफाइंड एज द सिचुएशन व्हेन द एस्टिमेटेड रेवेन्यूज आर मोर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। बजट में डिफिसिट तब आता है जब रेवेन्यू ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो। सुनने में उल्टा लग रहा है, लेकिन आपका काम है बताना कि ये सही है कि गलत है। मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा। द रेवेन्यू डेफिसिट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू में डेफिसिट आने का मतलब क्या है कि रेवेन्यू पे खर्चा ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू के रिसिप्ट्स कम आ रहे हैं, माल कम आ रहा है। तो ये तो लाइन थोड़ी ठीक लग रही है, पर आप लोग बताओ भाई क्या आंसर सही है? कि बजट डेफिसिट में एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू से कम रहता है, और रेवेन्यू डेफिसिट में एक्सपेंडिचर जो है वो रिसिप्ट से ज्यादा रहता है। तो देखो दोनों ही बातें डेफिसिट पे, पर दोनों में कुछ उल्टा लिखा हुआ है, तो कोई एक ही सही हो सकता है। आपके पास 3 सेकंड है। तो या सेकंड सही है। अगर डेफिसिट की बात हो रही है तो डेफिसिट में हमेशा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रिसिप्ट्स कम होंगे। पहला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट इंप्लीकेशन शोज दैट गवर्नमेंट इज यूजिंग सेविंग्स टू मीट द प्राइवेट एक्सपेंडिचर। बजट में अगर इंप्लीकेशन है तो वो ये शो करता है कि गवर्नमेंट जो है वो सेविंग्स का इस्तेमाल कर रही है प्राइवेट एक्सपेंडिचर को
मीट करने के लिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं, आप बताइए फर्स्ट सही था कि नहीं था। बजट इंप्लीकेशंस ऑल्सो, अब जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा उसे पता ही नहीं होगा बजट इंप्लीकेशंस क्या होती है, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए चैप्टर का एक वन शॉट देख कर आना बड़ा जरूरी हो जाता है। बजट इंप्लीकेशन ये भी सिग्निफाई करती है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना डेफिसिट जो है वो कैपिटल रिसिप्ट से मीट करेगी, उसको जो भी डेफिसिट आ रहा है, जो भी कमियां रह जा रही है, उसको वो कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू टेक केयर करेगी। दिस विल रिड्यूस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट और विल इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या इससे गवर्नमेंट के एसेट कम हो जाएंगे या उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी? सिर्फ और सिर्फ सेकंड पॉइंट सही था कि गवर्नमेंट जो है अपने डेफिसिट को मीट करने के लिए कैपिटल रिसिप्ट से यूज करती है एंड इससे उसका एसेट थोड़ा कम हो जाएगा, लायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A country's economic growth is based on the rate of investments and saving। जो एक कंपनी है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इस चीज पे बेस्ड है कि क्या रेट है उसकी इन्वेस्टमेंट का और उसकी सेविंग का। भैया कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना सेव कर रहे हो, क्या आपका कर क्या रहे हो पैसे का, तो उसी पे आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। सुनने में ठीक लग रहा है, आप लोग देख लो फर्स्ट सही है कि नहीं है। देयरफॉर द बजटरी प्लान फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज। इसलिए जब बजटरी प्लान बनता है तो वो फोकस करता है कि यार एकदम भरपूर रिसोर्सेज हो कि हम इन्वेस्टमेंट कर सके पब्लिक सेक्टर में और ओवरऑल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग हमारा बढ़ सके। तो देखो मेरे को तो दोनों ठीक लगी थी। अब आप बताइए, थोड़ा जल्दी मैंने आंसर दिखा दिया, अगले क्वेश्चन से टाइम दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से पढ़ते चलो बच्चों, यहां पर हो सकता है ये स्टेटमेंट दिख रही है, हो सकता है आपके पेपर में यही स्टेटमेंट कोई एमसीक्यू बन के आ जाए, इसलिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करना। बजट रिसिप्ट इज द एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। जो बजट रिसिप्ट है वो एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट है गवर्नमेंट की फ्रॉम ऑल सोर्सेज, पूरे सोर्सेज, यानी हमारे पास जितने भी इनकम के सोर्सेज हैं, जितने भी खर्चे के सोर्सेज हैं, सबसे मिलाकर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा कितना खर्चा और कितना इनकम होगा उसके लिए वो बताती है। ठीक है भैया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? ये या तो लायबिलिटी क्रिएट करेंगी या एसेट्स को कम कर देंगी गवर्नमेंट के, और इसे कैपिटल रिसिप्ट्स भी कहते हैं। दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो देखो सिर्फ फर्स्ट सही था, सेकंड वाले का कोई मतलब बनता ही नहीं था, उल्टी पुल्टी बातें थी, फर्स्ट वाला एकदम सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे फटाफट से, आपके पास 10 सेकेंड है, इसको रीड कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड देन आंसर मी। चलो इसका आंसर है बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स सही थे। आगे बढ़ जाते हैं। A country's economic growth is based on the rate of investments and saving। एक कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सेम क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन अभी तो किया हमने, रिपीटेशन है, सेकंड दोनों सही है। आगे भैया एमसीक्यू के साथ, एमसीक्यू के बड़े ही इंपॉर्टेंट जो कि इकोनॉमिक्स के पेपर में भरे होते हैं। मैच द फॉलोइंग्स आर हियर। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है, पेन मेरा रेडी है। सरप्लस बजट जो आपका फर्स्ट वाला है, सरप्लस बजट, उसको उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के जो रिसिप्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा, देखो सामने ही है, ए का तो 1 ही होगा। अब देखो मैच द फॉलोइंग की एक ट्रिक है कि आपको सारे नहीं करने, आप पहले ऑप्शंस पे आ जाओ। ए का 1 कहां है? ए का 1 जो है वो एक ही जगह है, तो अब मेरे से समझदार बच्चा और कोई ऑप्शंस को चेक ही नहीं करेगा। मेरे को पता है भाई ए का 1 एक ही जगह, तो अपने आप यही वाले सही हो गए, है ना। अगर आप किसी आंसर पे श्योर हो तो उसमें फिर चेक मत किया करो, अब देखना अपने आप पता चल जाएगा। इसमें दिखा रहा है बी का 3। डेफिसिट बजट क्या होता है? जहां पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से कम हो जाए, ये भी सही है, तो सारे सही है, ज्यादा चेक भी मत करना, आपको पता है यही आंसर होगा। मैंने कहा था ना यही आंसर है, यही आंसर है। आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग में सारे आंसर नहीं मैच करेंगे, लेकिन बच्चों आप ना इसको पढ़ लो, जो बाकी के भी पॉइंट्स हैं, सी और डी जो भी पॉइंट्स है ना, आप इनको भी पढ़ लो बच्चों कि इनका क्या क्या आंसर और क्या क्या है, बिकॉज आपके पेपर में हो सकता है इनके बेस पे एमसीक्यू आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ये कहां पर मेंशन होता है? मेरे ख्याल ये होता है बजट में मेंशन। अब बजट में कोई चीज मेंशन है तो आंसर नंबर 3 है। अब ए का 3 कहां का है? अरे रे, ए का 3 तो 2 जगह है, तो थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखो बी का आंसर अलग अलग है, मतलब अगर मैं बी का आंसर पता कर लूं मेरा सिलसिला खत्म, मैं सही हो जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड इन द, फाइनेंस बिल सबसे पहले कहां प्रेजेंट करते हैं बच्चों? ये प्रेजेंट होता है लोकसभा में, लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर 1 है, यानी ये वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है, यानी आपका आंसर होगा डी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको चारों में से कोई एक या 2 भी आते हैं आपका आंसर निकल आएगा। तो मैथ्स द फॉलोइंग्स आर वेरी इजी एंड इकोनॉमिक्स के पेपर में भर के आता है। तो चलते हैं आगे, ऐसी एनर्जी के साथ करते चलेंगे, पूरा सिलेबस निपटा देंगे और जल्द से जल्द रिवीजन भी कराकर आपका पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा करवा के छोड़ूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, किसी भी तरह की कोई कमी मैं नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बच्चों? अब देखो अगर आप ए का आंसर निकालो तो ही शायद आपको आंसर मिल जाए, नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते। चलो
कोई बात नहीं। फिस्कल डेफिसिट का क्या हिसाब है भैया? फिस्कल डेफिसिट का होता है टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपके टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो। मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 है, खत्म हो गया। बड़ा इजी क्वेश्चन था यार, क्योंकि देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? आपके एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो। डेफिसिट तभी आएगा ना जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट कम है। और ए का 2 तो एक ही जगह था, ए का 2 एक ही जगह था, तो बस बात खत्म। मैं आगे चेक क्यों करूंगा? ये सब मेरे लिए बेकार की चीजें हो गई ना, तो इसलिए मक्खन है। आप लोग लेकिन चेक करना बाकी ऑप्शंस को भी, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शंस को पढ़ लिया करो एक बार, आपको जरूरत रहेगी हर एक ऑप्शन की। अब आ गया अपना आज का शायद लास्ट एमसीक्यू है, सॉरी मैच द फॉलोइंग है। तो अब इस मैच द फॉलोइंग का आप लोग फटाफट से मैच करो। आपको देता हूं 10 सेकेंड्स, फटाफट से मैच करो, बताओ इनमें से आंसर क्या है। और आंसर कमेंट करना बच्चों की मैंने भैया आपके बताने से पहले कर लिया था। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इरिटेट हो गए बच्चे, चले जाएंगे वीडियो से। ओके, अब से नहीं करूंगा। इसका आंसर है सी। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस को देख लेना अच्छे से कि आपको सारे ही समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। यहां पर हमारा मैच द फॉलोइंग बच्चों खत्म हुआ। अब असर्शन और रीजनिंग के थोड़े क्वेश्चंस हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा दिमाग खपाई हो जाती है बच्चों की, बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है। बट पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आएंगे ही आएंगे बच्चों, असर्शन रीजनिंग के, इसलिए प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट मेक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अपना इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं, क्या ये बात सही है बच्चों कि अपना इन्वेस्टमेंट का रेट बताने के लिए हम पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं? सुनने में तो ठीक ही लग रहा है। आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इंड्यूसेस द प्राइवेट सेक्टर टू मेक इन्वेस्टमेंट। अब अगर गवर्नमेंट किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है तो प्राइवेट सेक्टर भी वहां पे इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज आपको पता है ना कि भैया, कहते हैं ना, मान लो कि यार यहाँ पे रोड बन रही, मान लो यहाँ पे प्लान आ रहा है कोई गवर्नमेंट का, तो यार चलो यहाँ पे जमीन खरीद लेते हैं, चलो यहाँ पर ये खरीद लेते हैं। लोग करते हैं ना, गवर्नमेंट जहां खरीदने जा रही है वहां लोग भी पहुंच जाएंगे खरीदने के लिए। तो यहां पर दोनों ही चीजें सही थी। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, और उसके इन्वेस्ट करने की वजह से प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। यार गवर्नमेंट कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है तो कोई काम बड़ा ही होगा फिर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड टू एंटर इन द प्रोडक्शन एरिया सच एज फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंटरेस्टेड नहीं है प्रोडक्शन एरियाज में, जैसे कि एजुकेशन फ्री नहीं करना चाहते, वो हेल्थ फैसिलिटी फ्री नहीं करना चाहते। मतलब प्राइवेट को क्या मिलेगा फ्री में चीजें देखकर? ठीक है। प्रोडक्शन एरियाज इनकर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड लो प्रॉफिट। जो प्रोडक्शन एरियाज होते हैं वहां पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है लेकिन पैसा कम बनता है। तो बहुत ही सही था ये दोनों ही पॉइंट। प्राइवेट सेक्टर हमारा इस तरह का ही है कुछ कि इन गधों को, मतलब सॉरी टू से, बट इनको कुछ करना नहीं है सोसाइटी के लिए, लेकिन इन्हें पैसा कमाना है। तो अब सोसाइटी के लिए काम करने में पैसा नहीं मिलता, इसलिए ये नहीं करते हैं ऐसे काम। लेकिन हाँ, आने वाले समय में शायद हेल्थ में भी घुस जाएंगे, एजुकेशन में भी घुस जाएंगे। एजुकेशन में तो घुस ही चुके हैं, बहुत कमा रहे हैं स्कूल वाले। चलो, टैक्स रिसिप्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ। देखो बच्चों, अगर पसंद आ रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो, पढ़ने में समझ में आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि यहाँ पर एक भैया पढ़ा रहे हैं, उनसे आकर पढ़ो भैया। भैया को मोटिवेट करो, तभी तो रेगुलरली वीडियोस भैया बनाएंगे। और जिन भी लोग को मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, नीचे लिंक मिल जाएगा, परचेज कर लो। उसके बिना एंट्रेंस देने जाना बेवकूफी होगी, करके ही जाना। टैक्स रिसिप्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ अन सोशल गुड्स, जो नॉन सोशल गुड्स होते हैं, इज यूज टू ग्रांट सब्सिडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स। जो नेसेसरी गुड्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन पे सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो उसकी जो टैक्स रिसिप्ट है उसकी बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ डेफिसिट बजट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड बजट। अगर किसी बजट में डेफिसिट आ रहा है, यानी आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, उसे अच्छा नहीं मानते। सेकेंड पॉइंट तो ठीक लगा भैया। अरे रीजन इज फॉल्स। अ डेफिसिट, अच्छा, इट्स नॉट अबाउट बीइंग गुड और बैड। थोड़ा सा यहाँ पर इशू आ रहा है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार देख के बताऊंगा। चलो ठीक है, इसका मैं आपको आंसर करता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जिस बंदे को ये अच्छे से समझ में आया वो फटाफट से मेरे को कमेंट बॉक्स में समझाएगा भैया क्या रीजन था। अरे रे 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 रे, कोई बात नहीं। जिसको भी समझ में आया, अबे तेरी गुस्सा आ जाएगा, बता रहा हूँ, करने दे मुझे। हाँ, जिसको भी समझ में आया बताना कमेंट में, नहीं तो पीट दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, असर्शन। गवर्नमेंट इंक्रीजेस रेट ऑफ टैक्स एंड इंपोजेस न्यू टैक्सेस एंड रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, रेट ऑफ टैक्स बढ़ा देती है, नए टैक्स लगाती है और एक्सपेंडिचर अपना कम कर लेती है। क्या ये बात सही है? गवर्नमेंट रिजॉर्ट लेती है डेफिसिट बजट का टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। यही है इस पिछले वाले क्वेश्चन का रीजन कि डेफिसिट बजट को बुरा इसलिए नहीं कहते हैं बिकॉज ये गवर्नमेंट खुद ही जानबूझ के बनाती है ताकि वो डिफ्लेशन से बच सके। तो दोनों ही बातें यहां पर सही हैं, बट एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑब्वियसली आपस में कोई लेना देना नहीं इन तीनों का, इसीलिए ठीक है। वरना आप समझे ना पिछले वाले क्वेश्चन का रीजन कि डेफिसिट बजट कोई बुरा बजट नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसा बजट बनाती है ताकि डिफ्लेशन को बचा सके, कंट्रोल कर सके। तो आपको आंसर मैंने ही कर दिया, कमेंट बॉक्स में क्या ही आंसर करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोइंग टू मीट बजट एक्सपेंडिचर। फिस्कल डेफिसिट जो है बच्चों, वो
इंडिकेट करता है कि यार बोरोइंग्स की जरूरत है ताकि हमारा बजट का एक्सपेंडिचर पूरा हो सके, पैसा मांगो और लाओ। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन ऑफ गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट जो है वो ये भी इंडिकेट करता है मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ऑफ गवर्नमेंट को। ठीक है, तो क्या दोनों बातें सही हैं? असर्शन सही है लेकिन रीजन बिल्कुल गलत था, कोई उसका मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा आई गेस ये असर्शन रीजन का, इसके बाद असर्शन रीजनिंग शायद से खत्म हो जाए। लेट्स चेक इट, कोई बात नहीं। एज अ रिजल्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट एक अनएंडिंग साइकिल ऑफ डेट ट्रैप में फंस जाती है, यानी हमारे पे कर्जा ही कर्जा बना रहेगा। अगर हम फिस्कल डेफिसिट आ गया तो कर्जे में डूब जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू मीट इट्स एक्सपेंसेस गवर्नमेंट इंक्रीजेस देयर बोरोइंग। अगर बहुत ज्यादा खर्चा है, पैसा नहीं है खर्चा करने को, अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग बढ़ा देती है, जिससे और ज्यादा फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। तो बच्चों दोनों ही बातें बिल्कुल बिल्कुल सही थी कि पहले क्या होता है, मान लो आपको फिस्कल डेफिसिट आ गया, मतलब आप नहीं कर पा रहे हो अपना खर्चे को मैनेज, तो अब आप बोरोइंग करोगे। बोरोइंग करने से अपना खर्चा मैनेज कर लोगे, लेकिन इस बोरोइंग की वजह से आप और डेट में चले गए और कर्जा हो गया आपके पास, तो आप घूम फिर के इसी चक्रव्यूह में फंसने लगते हो। जैसे इंडिया में भी बहुत कर्जा है। हाँ जी, असर्शन रीजनिंग गया तो स्टेटमेंट आ गया। स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स बताना होता है, कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है। अच्छा चलो, पहला वाला आपका होमवर्क हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट इज अ प्लान्ड आइटम। इंटरेस्ट पेमेंट एक नहीं है, होमवर्क नहीं, मैं करा देता हूं, मैं लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, वो करके लाना। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो एक प्लान्ड आइटम होता है। ठीक है भैया, ड्यूरिंग डिफ्लेशन सरप्लस बजट इज मेड। डिफ्लेशन के वक्त सरप्लस बजट बनाते हैं। ओके, स्टेटमेंट 1 इज गलत एंड 2 इज राइट। ये मेरा फॉन्ट इतना कैसे आगे पीछे हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखो, स्टेटमेंट 1 गलत है कि इंटरेस्ट पेमेंट कोई प्लान्ड आइटम होती है, लेकिन सेकंड सही है कि अगर आपका बजट जो है, और सॉरी, जो अगर आपका इकोनॉमी डिफ्लेशन में चल रही है तो आप सरप्लस का बजट बनाओगे। मुझे डाउट था वैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांट्स बाय द गवर्नमेंट आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो ग्रांट्स देती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। एक्सेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर कैपिटल रिसिप्ट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी होता है, तो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा है तभी वो रेवेन्यू डेफिसिट बनेगा, ये कैपिटल डेफिसिट की बात हो रही है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा भैया आ गया एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। यहां पे थोड़ा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, और आपका फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, आपको ये सब पता होना चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है ना, इनने इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई प्राइमरी डेफिसिट ढूंढ के दिखाओ। अब ये प्राइमरी डेफिसिट का आपका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, राइट। तो ये आपका होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब इशू यहां पर क्या है बच्चों, इंटरेस्ट पेमेंट क्वेश्चन में गिवन है ना, बट आपको फिजिकल डेफिसिट गिवन नहीं है, तो पहले फिजिकल डेफिसिट निकालना पड़ेगा। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, मैं समझा धीरे धीरे रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा होगा खटाखट से होता है क्वेश्चन। फिजिकल डेफिसिट के लिए आपको करना क्या पड़ता है इसमें, सॉरी, आपको रेवेन्यू डेफिसिट में जोड़ना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। जो आपका कर्जा ना क्रिएट करे वैसी रिसिप्ट को मैं बताता हूं। फिजिकल डेफिसिट में पहले तो बच्चों जुड़ेगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट जो है बच्चों ये रहा, गिवन है, पहले इसमें इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका 6000 हो गया, ठीक है, फटाफट से लिख दिया। प्लस अब दो चीजें जोड़नी होती हैं, फिर इनसे माइनस करना होता है, दो चीजें घटानी होती है फिर इसे प्लस करना होता है। दो चीजें क्या है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखते हैं, तो वो आपका यहाँ पे बच्चों, मेरा पेन कहां भाग जाता है, वो आपका है 14000। इसमें से आपको घटाना होता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, वो भी क्लियरली गिवन है, तो वो भी 8000 है। कहानी खत्म हो गई ना, कुछ और हमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहां गया पेन, ये 8000। तो अब ये हो जाएगा बच्चों आपका 6000 प्लस 6000, ये आपका हो गया 12000। फिजिकल डेफिसिट मिल गया। अब इस ऊपर वाले फॉर्मूले में ये हमें मिल चुका है, ये क्वेश्चन में ही गिवन था, तो कर दो फटाफट से। तो अब आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट इज 6000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, पूरे मैया 6 नहीं 12 है, ये 6 लिख दिया गलती से, सॉरी। ये हमारा 12000 आया ना, 12000 माइनस इसके 7000, तो आपका आंसर आ गया
5,000, दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है, पहले आपको फिजिकल डेफिसिट का प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसमें फिजिकल डेफिसिट नहीं गिवन था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसमें आपको जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसमें जोड़ना होता है। किस चीज को, पहले आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में से नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को निकाल दो, फिर जो आंसर आएगा उसको उसमें जोड़ दो। आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए। सही था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया। इसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालना है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का ना बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसमें फिजिकल डेफिसिट में से पहले रेवेन्यू डेफिसिट को माइनस कर दो, उसमें जोड़ दो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। तो अब देखो क्या है इसका फॉर्मूला, क्या होता है, इसमें आप बताया ना फिजिकल में से रेवेन्यू डेफिसिट निकाल दो, ऊपर फिजिकल है, फिजिकल है, इसमें से रेवेन्यू डेफिसिट को निकाल दो, तो 11 में से 5 क्या बचा, 6,000 है ना। अब इसमें करना क्या है बच्चों, क्या चीज मैंने बोला जोड़ने के लिए, इसमें जोड़ना है नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट्स कैपिटल रिसिप्ट्स। ये 9,000 यानी 6 प्लस 9, 6,000 प्लस 9,000, ये आपका 15,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको ये पता होना चाहिए भैया कि कैसे कर रहे हो। अब इसके लिए आपको फॉर्मुलास पढ़ के आने पड़ेंगे, मैंने कहा था चैप्टर पढ़ के आओ भैया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, आपको फिजिकल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट करना होता है सबसे पहले, उसका आंसर निकालो, उसमें जोड़ दो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हो भैया खत्म हुई गवा, खत्म कैसे हो गया इतनी जल्दी, हाँ खत्म हो गया। ये तो अगले चैप्टर का आ गया। तो बच्चों सबसे पहली बात हमने आज खत्म कर दिए अपने नियरली 6 चैप्टर्स खत्म हो गए ना हमारे, किस चीज के, इकोनॉमिक्स के। ये वाला खत्म किया, 6 चैप्टर इकोनॉमिक्स के खत्म हो गए, एंड हमने बिजनेस के ऑलरेडी 10 चैप्टर कर लिए हैं, एक और अकाउंट्स के 4 कर लिए हैं। बच्चों सारे चैप्टर भी जल्द से जल्द कराऊंगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, मिस मत करना। मॉक टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना। आने वाली वीडियो में मिलते हैं, अपडेट्स आएंगी, जामिया का फॉर्म कब आएगा सब मैं बताऊंगा। इस चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।